इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है और कौन कौन होते हैं मैंने बताया है। अब कहाँ से मिलते हैं ये बताना है। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। मतलब बहुत बड़ा भंडार है कोयला का अपने पास भारत में। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। देश में जितना भी ऊर्जा बनाया जाता है उसका महत्वपूर्ण भाग कोयला के वजह से ही होता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। घर में भी कोयला का इस्तेमाल किया जाता था खाना वाना बनाने के लिए। पहले भी होता था, आज भी। अब घर में नहीं होता, होटल वगैरह में होता है। भारत अपनी वाणिज्य व्यापारिक ऊर्जा व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। बस कोयला पर ही निर्भर है, बाकी कुछ है नहीं। यूरेनियम हमारे पास तगड़ा है नहीं, पेट्रोलियम हमारे जमीन से ज्यादा निकलता नहीं है। और बचा क्या? खाली कोयला और पानी। तो कोयला और पानी की वजह से बिजली बनाते हैं, 24 घंटा देते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। मतलब समझो, एक प्रेशर, एक दबाव की वजह से हुआ है। गर्मी और दबाव की वजह से हुआ है। लाखों वर्ष एक गर्मी का दबाव जो पड़ा है उसके वजह से कोयला बनता है। और कहीं ज्यादा बन जाता है उसको तो वहां पे डायमंड बन जाता है, कोहिनूर जिसको बोला जाता है। इसलिए सिपांडन की मात्रा, गहरी और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। और यही गर्मी और वहां पर दबाव में पाया जाने वाला प्रेशर जो होता है उसके वजह से कोयला अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे कोयला मुख्यतः 3 से 4 प्रकार के होता है। 3 प्रकार का कोयला आपको कंपनी में जाता है और 1 प्रकार का कोयला जो ऊपर का होता है वो हमारे स्थानीय इलाके में आता है, लोगों के खाना वगैरह बनाने में। दलहनों में क्षय होते हैं। दलहनों में क्या होते हैं? क्षय होते हैं। पादपों से सीट उत्पन्न होती है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। लिग्नाइट जो कोयला होता है भूरा कोयला होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। यह जो लिग्नाइट कोयला है यह मुलायम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मुलायम होता है। मुलायम होने के साथ साथ आगे देखिए, नमी युक्त भी है। मुलायम भी होता है लेकिन इसमें नमी भी होता है, पानी सूखे रहता है। चलिए उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ मशीन। ये मशीन कोयला खदानन का आंतरिक दृश्य। ये जब माइनिंग करके अंदर जाया जाता है ना, तीसरी मशीन के साथ लोग जाते हैं। इसमें ड्राइवर नहीं होता है। ये जो पीछे खड़ा है ये रिमोट से कंट्रोल करता है इसको पूरा को। इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं मिलेगा आपको, रिमोट कंट्रोलर है। उसके बाद ये भारत में देखो कहाँ कहाँ पेट्रोल निकलता है, कहाँ कहाँ कोयला निकलता है। जहां काला काला दिख रहा है ना, यहाँ पर कोयला निकलता है, खनिज कुछ भी। और जहां भी ये लाल दिख रहा है ना, यहाँ से तेल निकाला जाता है। बहुत आसानी से जमीन से छेद करके निकाल लिया जाता है। बहुत आसान है, बस केवल नाम याद करना। नाम याद कर लोगे सब चलेगा। आगे चलिए जानते हैं लिग्नाइट के प्रमुख भंडार। ये देखो कोयला का एक दृश्य दिख रहा है आपको, कोयला खदानन का ब्रह्म दृश्य। ये देखो वहां पर कैसे कोयला को काट काट के निकाला जाता है। और लिग्नाइट सबसे नीचे पाया जाता है, नमी वाला क्षेत्र में। और समझो कि आप कभी वहां पर बोरिंग कर रहे हो, छेद कर रहे हो, तब तो नीचे से पानी बहने लगे, उतर कर पैदल भागना पड़ता है। नहीं तो पानी इतना तेजी से आता है ना कि मशीन से कई गुना स्पीड में भाग आता है पानी। हो मशीन से उतरो, डायरेक्ट स्पीड में भागो पहाड़ के ऊपर। नहीं तो मशीन जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, घूमेगा, आएगा, तब न ऊपर चढ़ेगा। तब तक पानी तो ऊपर तक आ जाएगा और बहुत तेज पानी आता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। बिजली पैदा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन्स
कोयला कहा जाता है। जो अधिक तापमान और गहराई में पाया जाता है उसको बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। और जो ये बिटुमिन्स कोयला जो है अधिकतर गांव क्षेत्र में, चाहे कहीं भी मार्केट में, बाजार में आपको यही कोयला मिलेगा। कौन सा? बिटुमिन्स। धातु शोधन में कच्चे श्रेणी के बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व होता है। उसके बाद से जो धातु शोधक कोयला होता है, यहाँ पर समझो बिटुमिन्स कोयला, इसका प्रयोग लोहे को पिघलाने वाले फैक्ट्री में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है और एंथ्रोसाइट का इस्तेमाल भी हर फैक्ट्री वगैरह में किया जा सकता है और जाता भी है। बहुत कठोर कोयला होता है। देखा जाए तो भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के सौल क्रम में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है? एक है गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। कितना? जो गोंडवाना का आयु है वो करीबन 2 लाख साल से अधिक है। और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना कोयला है। ये गोंडवाना कोयले जो धातु शोधक कोयला होता है उसको अधिकतर धातु में इस्तेमाल किया जाता है, धातु को पिघलाने में, धातु बनाने में। के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झारखंड के दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल के, और झारखंड भी पड़ जाता है तो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो, झारखंड में ये सब मिलता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। यहाँ ही सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला मिल पाता है। देखा जाए ना तो सब समुद्री किनारे से घिरा हुआ था, बाद में पानी सूख गया, ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी फटा, ऊपर से एस्टेरॉयड गिरा। इसके वजह से हमारे देश में बहुत सारा खनिज पाया जाता है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्किरिया कोयला क्षेत्र, ये जो टर्सिरिया कोयला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, जो 200 साल पुराना कोयला है। बाकी कोयला तो 55 से 60 साल पुराना है। 55-100 साल पुराना, कम नहीं होता है ना। यह स्मरण रहे कि क्या रहे? यह स्मरण रहे कि कोयला अस्थूल पदार्थ है। क्या है? अस्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने भर भार घटता है। मतलब जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद से उसका भार कम हो जाएगा, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। कोयला एक स्थूल पदार्थ है, ये अपना अस्तित्व खोकर राख में बदल सकता है। कोयला 100 किलो खरीदो। कितना? 100 किलो। और उसको जब आप बेचोगे, मतलब जब फिर जलाने के बाद जोखोगे, तो मालूम कितना होगा? 1 किलो का हो जाएगा 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा अनेक निकट ही स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इसी कारण भारी उद्योग जो होते हैं, बड़ा बड़ा उद्योग जो होता है, विद्युत गृह जो होता है, कोयला के क्षेत्र में तुरंत निकट ही पाया जाता है। कोयला लिए, जलाए, इस्तेमाल किए, फिर उसका राख को सीमेंट बाजार बनाने में, कुछ और बनाने में उसको बेच दिया जाता है। अलग अलग प्रकार में उसका इस्तेमाल हो जाता है। अब पेट्रोलियम की बात आ जाती है, तो पेट्रोलियम एक कच्चा माल है। भारत में कोयले के पश्चात, कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। मतलब जो भी इसका रिफाइनिंग कर सके, यहाँ पर दिया गया है, ईंधन मशीनों को देता है, क्योंकि उसका विनिर्माण करके उद्योग कच्चा माल प्रदान कर सके। उसके बाद से कच्चा माल को फिर से रिफाइनिंग करके पक्का तेल बनाया जा सके। तेल शोधन छलाएं, संश्लेषित वस्त्र, यहाँ पर दिया गया है तेल शोधन छलाएं, मतलब संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का
काम करती है, जिसका नाम है तेल। तेल अधिकतर चीजों में काम आता है। अब देखो, जो तेल बनता है उसका तेल किस चीज में होता है? संश्लेषित वस्त्र, जब कपड़ा बनता है जिस चीज से, तो उस मशीन में तेल चाहिए ना। उर्वरक बनाओगे तो मशीन में तेल चाहिए, और जो आपको उर्वरक होता है उसमें भी आपको पेट्रोल डालना पड़ता है, केरोसिन डालना पड़ता है। असंख्य रसायन भी पेट्रोलियम की वजह से बनता है। तो ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है पेट्रोलियम हर चीज का। पेट्रोलियम से किरोसिन तेल, मोबिल, गिरीस, डीजल, पेट्रोल, कितना प्रकार का रसायन, लिक्विड सब बनाए जाते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सिरिया युग की सॉल संरचनाओं के अपनति और भ्रांस ट्रैप में पाई जाती है। कहां कहां? भारत में अधिकांश पेट्रोल वहां पर पाया जाता है जहां पर टर्सिरिया युगों के सैल होते हैं। ये एक तरह से काई होता है, वैसे संरचनाओं में टर्सिरिया में पाए जाते हैं। जैसे में वहां पर भ्रांस ट्रैप में पाई जाती है। भ्रांस ट्रैप मतलब एक तरह का जंगली प्रजाति है, वहां पर पाया जाता है जहां पर ये पनपता है ना, मतलब एक तरह से पेड़ जैसा होता है, पौधा जैसा। तो वो पौधा जहां भी पनपता है, वैज्ञानिक समझ जाते हैं इसके नीचे पेट्रोल डीजल का, पेट्रोलियम का पूरा भंडार है, इसलिए वहां पर खनन चालू हो जाता है। कहीं वलन अपंती और गुंबदों वाले प्रदेशों में पाया जाता है पेट्रोलियम। वलन में आपको समझ जाओ, पहाड़ी इलाका जहाँ तिलहन इलाका हो जाता है वहां पे, मतलब आपको लगेगा कि पैर छुओगे तो तिलहन जैसा दिखेगा वैसा। चाहे इनका एक प्रजाति उस पर जहां भी तेल होता है ना, वहां पे एक खास तरीके का एक पौधा उपजता है, तो जहां पर वो उपजता है तो समझ लो वहां नीचे तेल है। गुंबदों वाला प्रदेश, जहां पर छोटा छोटा पहाड़ी वाला इलाका है, वहां पर भी मिल सकता है। या वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ है। तेल ट्रैप मतलब तेल वहां से समझ में आए कि यहाँ पर मिल सकता है। ट्रैप मतलब जाल भी होता है, जहां पर तेल का जाल होता है वहां पर मिल सकता है, लेकिन ये सब अलग बात है। आज के समय में सैटेलाइट की वजह से मालूम चल जाता है कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है, लेकिन बाद में साइंस और आगे बढ़ेगा, भौतिक विज्ञान और आगे बढ़ेगा तो और समझ में आएगा। तेल धारक परत, तेल धारक परत संरद्ध चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है। जो तेल का धारक होता है, कच्चा माल चूना पत्थर या बालू पत्थर जैसा होता है बस, जिसमें से तेल प्रवाहित होता है, तेल को निकाला जाता है। मध्यवर्ती असरंध पड़ते तेल को ऊपर उठाने और नीचे सिरने से रोकती है। ये जो मध्यवर्ती असरंध जो है, तेल को ऊपर उठने से रोकती है, और उसके आगे जाओगे यहाँ पर लिखा गया है पड़ते तेल को ऊपर उठाने और नीचे सिरकने से रोकती है। बीच में ही उसको रोक दिया जाता है। जो मध्यवर्गीय जो पहाड़ जैसा होता है वो क्या करता है, तेल को रोकता है ऊपर जाने के लिए और फिर से रोकता है नीचे जाने के लिए। ना तेल ऊपर जाएगा ना तेल नीचे जाएगा, और जब मालूम चलेगा हम उसमें बोर करेंगे और नीचे से तेल सारा निकाल लेंगे। पेट्रोलियम संरद्ध और असंरद्ध चट्टानों के बीच भ्रांस ट्रैप में भी पाया जाता है। मतलब समझो, पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? असरंध और असरंध चट्टानों के बीच में, इन सारे चट्टानों के फिसलन वाले चट्टानों के बीच में वहां से पाया जा सकता है। उसका जो गर्भगृह होता है ना, गोद, वहां से पाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, और जहां पर तेल पाया जाता है ना, वहां पर एक अजीब प्रकार का गैस भी पाया जाता है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाया जाता है, इसलिए जमीन से फटता है तो वो निकलने भी लगता है कभी कभी। तो किससे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर तेल है। और हमेशा तेल के बीच, तेल के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गैस पाया जाता है। उस गैस का इस्तेमाल भी करें, उस गैस को पहले निकाला जाएगा, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और बचा तेल, तो तेल का तो भैया इस्तेमाल होबे करेगा, लेकिन प्यूरिफाई होने के बाद। भारत में मुंबई हाई गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। वहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है।
भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित हैं। भारत के मानचित्र में देखा जाए तो 3 स्थानीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, जहां पर तेल निकाला जा सकता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल वाला क्षेत्र है और अंकलेश्वर में वहां पर जमीन में पाया भी जाता है तेल और उसको फिर से रिफाइनिंग भी वहीं पर किया जाता है। एक गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर, वहां पे। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और असम का कुछ जिला है जहां पर ज्यादा तेल मिल सकता है, जैसे में डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन। वहां पर इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। मतलब ये क्षेत्र है जहां पर ये असम का क्षेत्र है जहां पर बहुत तेल पाया जाता है। अब आते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इससे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योगों के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है इसको तो बहुत अच्छे से ऊर्जा में इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन साथ ही तथा पेट्रो रसायन बनाने में इसका औद्योगिक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रो रसायन बनता है गैस का, और पेट्रो रसायन का क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस दिन मालूम चलेगा मैं इस पर डिटेल्स का वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के क्रम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें तो नाक की वजह से भी मिल जाता है और बहुत सारा प्राकृतिक गैस की वजह से भी मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आजकल ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं, जहां पर प्राकृतिक गैस मिल सकता है। कृष्णा गोदावरी नदी में, नदी बेसिन मतलब डेल्टा जैसा है वहां पे। पश्चिमी तट के साथ पश्चिम में चल जाओ तो उधर मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अंडमान और निकोबार जो है ये प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ज्वालामुखी भी पाया जाता है। ये नीचे देखो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, मतलब ये आपको कहां से आया है? मुंबई से चल कर किधर गया है? मुंबई से ये चलते चलते बिहार क्रॉस करते झारखंड में गया है जगदीशपुर। तो इसको हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर बोलते हैं। ये पाइप का डिटेल्स मैं आपको कभी दूंगा, कहां से चलकर कहां पर खत्म होता है, और बहुत बड़ा पाइपलाइन है ये, 1700 किलोमीटर का पाइपलाइन है। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बेसिन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। मतलब ये जो पाइपलाइन है उत्तर से पूरब जोड़ती है। कहां जोड़ती है? उत्तर से पूरब को जोड़ती है और पश्चिम को भी जोड़ती है। यहाँ पर दिया तो क्या है, पश्चिम और उत्तरी भारत को जोड़ने का काम करती है। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई से लेकर और बेसिन को पश्चिम और उत्तरी भारत के उर्वरक, विशुद्ध और अन्य क्षेत्रों को जोड़ती है। यहाँ पर बात यह था कि पश्चिम से उत्तर प्रदेश को भी जोड़ना था और जगदीशपुर, ये टाटा वाला जगदीशपुर है, उसको भी जोड़ना था। इसलिए 1700 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन चालू हुआ, जिसके तहत हर किसी को जोड़कर एक नेचुरल गैस पहुंचा दिया जाता है, प्राकृतिक गैस। ये देख सकते हैं चित्र। यह चित्र में आपको मालूम चलेगा, लाल वाला आणविक तत्व और तापीय तत्व, काला वाला तापीय जहां पर एकदम बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, और आणविक उतना ज्यादा ये तेल वाला है। जितना आणविक है वो तेल वाला है, और कोयला
संसाधन कोयला जहां से निकाला जाता है उसको तापीय बोलते हैं। ईंधन भी तापीय में आ जाता है, तो वहां से ये सब निकाले जाते हैं। काला वाला तापीय और आणविक में लाल वाला। तो आणविक कहाँ कहाँ होता है और तापीय कहाँ कहाँ होता है? कोयला बहुत जगह निकलता है, खनिज बहुत जगह निकलता है, लेकिन पेट्रोलियम बहुत जगह नहीं निकल पाता है ना। तो औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है यह पाइपलाइन HVJ। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपभोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। जो गैस आज क्या चीज से चलता था? गैस पहले डीजल से, पेट्रोल से चलता था, अब आज CNG से चलता है। तो CNG से धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, मतलब प्राकृतिक गैस से हम अब गाड़ी चलाएंगे। विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा बृहद हो गए, बढ़ गए हैं, बिजली का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसके प्रति व्यक्ति उपभोगों को विकास का सूचकांक माना जाता है। अगर बिजली नहीं हो तो व्यक्ति का विकास इम्पॉसिबल हो जाएगा। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, जैसे में प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है कि डैम बनाकर पानी के मदद से टरबाइन को चलाकर बिजली को पैदा किया जा सकता है। अन्यथा ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने के बाद बिजली पैदा किया जा सकता है, टरबाइन को भाप की वजह से नचाकर। तो जलेगा, टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है भाप से, और टरबाइन को नचाया जाता है। एक बड़े उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। जब एक बार उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो बिजली एक जैसी ही होती है, ना घट सकती है ना ही बढ़ सकती है। जैसा पैदा होगा वैसे ही रहेगा। क्रियाकलाप, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए तथा इन नदियों पर बनने वाले बांधों के नाम लिखिए। अभी का समय में कौन चल रहा है? तेज बहते जल से, जब पानी तेज बहता है तो उस पानी से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जल वाला बिजली पैदा की जा सकती है, जो नवीकरण योग्य संसाधन है। खत्म होगा फिर बनेगा, खत्म होगा फिर बनेगा, खत्म होगा फिर बनेगा। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिल हाइड्रो परियोजना इत्यादि। यहाँ से बिजली पैदा करके भी पहुंचाया जा सकता है पूरा देश के कोने कोने में। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। कोयला, पेट्रोलियम और भी ज्यादा प्राकृतिक गैस है जिसके वजह से बिजली पैदा किया जा सकता है। ताप विद्युत गृह नवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करती है। मतलब समझो, नीचे आग लगा दिया जाएगा, पानी रख दिया जाएगा। पानी जब ढबकता था तो वो वेपर बन के जाता था। जब वेपर बन के तेजी से जाएगा तो पंखा के स्पीड से उसको नचाया जाएगा, अपने से नचने लगता है। हल्का हल्का पंखा से उसको नचाकर प्रेशर दे दिया जाएगा। जब वो भाप जाकर तेजी में जाकर टरबाइन को घुमाएगा बहुत तेजी में, तो वो जाकर पूरा टरबाइन नचेगा। जनरेटर रखा है उसको बिजली में कन्वर्ट कर देगा, उसको क्या करेगा, विद्युत बना देगा, और उसके बाद से बिजली बनाकर तार में दे देगा। फिर स्टेबलाइजर में करके उसको ग्रिड में डाले जाएंगे और फिर ग्रिड से हर स्थानीय घर में पहुंचाया जाता है। जब बिजली बनता है तो लाखों वाट का बनता है, लाखों वाट का नहीं, 33,000 वाट का बनता है। फिर उसको लाखों हजार वाट में किया जाता है, फिर लाखों हजार वाट करते करते पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद से उसको 33,000 में लाकर, फिर 11,000 में लाकर, फिर 11,000 से 220 वोल्ट आपके घर में पहुंचा दिया जाता है। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा इसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। इसको मैं बताता हूं अगले भाग में। कि ये तो मैंने बता दिया कि अपने राज्य में जहां बिजली पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, उसके बारे में लिखिए।
और प्रयुक्त ईंधनों का नाम लिखिए जिसके वजह से किया जा होता है। मतलब आपके इलाके में कौन सी योजना के तहत कौन सा ईंधन का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में लिखना है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसको पढ़ेंगे अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।